इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, मन में ये डाउट रहता है कि पीएचडी जो है इकोनॉमिक्स में कैसे करें, कहाँ से करें, क्या इजी है प्रोसेस, क्या डिफिकल्ट है प्रोसेस, क्या क्या हमको इसमें डिफिकल्टीज आएंगे, क्या क्या इसके हमको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज इन्हीं चीज़ों पर मैं बात करने वाली हूँ। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये मेरी एप्लीकेशन का लिंक है, स्कैन कर सकते हैं। हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक एंड मेरी बुक्स का लिंक भी दिया गया है। सो यहाँ पे एक दो चीज़ें समझने वाली हैं। देखिए, पीएचडी करनी है इकोनॉमिक्स में, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लर्न, दो तरह के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स वो हैं जिनको वाकया में ही रिसर्च में इंटरेस्ट है, दे वांट कि हम रिसर्च करना चाहते हैं, डाटा इकट्ठा करना, उस पर एनालिसिस करना, मतलब इन सब चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है। ठीक है, एक वो स्टूडेंट्स है। एक स्टूडेंट्स वो हैं जिनको रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं है बट टीचिंग में इंटरेस्ट है ना, टीचिंग में इंटरेस्ट है, और वो पीएचडी सिर्फ इसलिए करने चाह रहे हैं ताकि वो रेगुलर टीचिंग जॉब यानी कि रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब उनको मिल जाए, या वो एक सोसाइटी में डेजिग्नेशन एक डॉक्टर वाला उनको मिल जाए, है ना, वो चीज़, उसके लिए वो पीएचडी करना चाह रहे हैं सोसाइटल प्रेशर में या जॉब के प्रेशर के कारण। ये दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप अच्छे विश्वविद्यालय से पीएचडी करते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, एक अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, नामी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, तो उसमें आपका जो रिसर्च में इंटरेस्ट है वो मायने रखता है। मायने रखता है इसलिए बिकॉज आप 3 से 5 साल एक टॉपिक को डिवोट करने वाले हैं और उस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल्ड रिसर्च करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लर्नर्स देखे हैं जो पीएचडी में एनरोल करने जा रहे होते हैं बट दे डोंट इवन नो कि पी वैल्यू क्या है, रिग्रेशन लॉजिक प्रोबिट मॉडल क्या रहते हैं, मतलब बेसिक जो चीज़ें होती हैं इस तरह की जो डाटा एनालिसिस में यूज़ होती हैं, कॉफ डुगलास प्रोडक्शन फंक्शन, है ना, या एक्सेल पर एक बेसिक डाटा एनालिसिस भी करना नहीं जानते, एंड दे आर गोइंग टू एनरोलिंग इन पीएचडी। ठीक है, सिनॉप्सिस भी लिखना, रिसर्च प्रपोजल लिखना, वो भी उनको नहीं आता होता, एंड दे आर गोइंग टू एनरोलिंग इन पीएचडी। तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। सो देखिए, अब यहाँ पे ना इन तरह के प्रॉब्लम्स को, इन तरह के स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है पीएचडी में, जस्ट वो एक सोसाइटल प्रेशर में या जॉब के प्रेशर में ही पीएचडी करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ सकती हैं, एंड इन 3 से 5 सालों में उनको बहुत टाइम ऐसा लग सकता है कि ये कहाँ आकर फंस गए, मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट ही नहीं था, इन सब ये चीज़ें कहाँ से आ गई। एंड एक एवरेज स्टूडेंट बेसिकली उसके लिए ये सब चीज़ें काफ़ी कम्प्लेक्स हो सकती हैं जो आगे आपको 3 से 5 सालों में देखने को मिलेंगी, है ना, बिकॉज आपको वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है बट फिर भी आप वो चीज़ें करने जा रहे हैं। तो उनके लिए पीएचडी एक प्रेशर क्रिएट हो सकती है, एंड मैंने बहुत सारे लर्नर्स देखे हैं ऐसे, और जब मेरा पीएचडी चल रहा था मैंने अपने कोलीग्स भी ऐसे देखे हैं जिनका वाकया में ही रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं था, दे आर एनरोलिंग इन पीएचडी बिकॉज उनको ये चीज़ चाहिए, मतलब उनको ये पोस्ट चाहिए, है ना। तो अपने पीएचडी के सफ़र के दौरान बहुत टाइम ऐसा रहा कि वो डिप्रेशन में गए कि भाई नहीं हमसे नहीं होगा, एकदम होप छोड़ दिया कि अब छोड़ो, काम खत्म, अब हम और नहीं करेंगे, है ना, हम जा रहे हैं अपने घर वापस, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के। बहुत टाइम ऐसा उन्होंने किया, मतलब उन तरह के स्टूडेंट्स को थोड़ा इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिकॉज अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो वो एक अच्छे लेवल की रिसर्च आपको करवाते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं करवाते, है ना। तो उसमें आपका एवरेज से थोड़ा सा ऊपर होना, वहाँ थोड़ा अच्छा, अगर आप एवरेज से थोड़े से अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट वहाँ पे साबित होता है, बिकॉज काफ़ी सारी उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एवरेज बच्चे के लिए समझनी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं, या एवरेज से नीचे वाले बच्चे के लिए समझनी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं वो चीज़ें। तो ये चीज़ है, उनके लिए स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा बर्डन क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे जो आप पीएचडी करते हैं, आप किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें, लेट्स सी। देखिए, अगर तो आपके करियर एम्बिशंस ऐसे हैं कि आप एकेडमिशियन बनना चाहते हैं, एकेडमिशियन एक बहुत अच्छी पोजीशन है बेसिकली। एकेडमिशियन अगर आप बनना चाह रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, एक अच्छे रिसर्चर बनना चाह रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ऑप्ट मत करिए उस केस में, ठीक है, बिकॉज हाँ बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो एक अच्छे लेवल की पीएचडी करवाती हैं, रिसर्च अच्छे लेवल का करवाती हैं, बट मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ उस लेवल का आपको रिसर्च नहीं करवा पाएंगी जिस लेवल का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ करवा देती हैं। तो
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और रेगुलर फुल टाइम पीएचडी, जहाँ पे आप रोज जाकर कर रहे हैं काम, डिपार्टमेंट में, लाइब्रेरीज में जर्नल्स पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, डाटा टेक्निक्स सीख रहे हैं, एनालिसिस टेक्निक सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, इस तरह की फुल टाइम पीएचडी जो है अगर आप वो करेंगे तो आप एक अच्छी एकेडमिशियन, एक अच्छे रिसर्च और एक अच्छी पोजीशन पर बिल्कुल तैनात होंगे। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको एक एकेडमिशियन नहीं बनना, हमको किसी और फील्ड में जाना, जैसे पीएचडी हम एक नाम के लिए करना चाह रहे हैं, तो आप फिर तो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या पार्ट टाइम कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट कि हमको एकेडमिशियन पोजीशन में, अच्छी पोजीशन पर जाना है, तो आई विल सजेस्ट कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बिना दूसरी यूनिवर्सिटी ऑप्ट मत करिए। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगली चीज़ यहाँ पे आती है कि कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि मैम ये कोर्स वर्क क्या होता है, और ये जो भी कोर्स वर्क होता है कितनी देर का होता है, ठीक है, और करना क्या होता है आखिर पीएचडी में, हमको इसके स्टेप्स क्या होते हैं। लेट्स सी, जब आप स्टार्टिंग में पीएचडी शुरू करने जाते हो तो आपको सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है, यानी कि एक सिनॉप्सिस बोल सकते हो, है ना। एक रिसर्च प्रपोजल जब आपका इंटरव्यू होता है, आप दिखाते हो कि भाई ये मेरा प्रपोजल है, उसके बाद जब वो फाइनल हो जाता है सब कुछ, तो वो एक सिनॉप्सिस की फॉर्म ले लेता है। सिनॉप्सिस थोड़ा एक फुल फ्लेज्ड एक फाइनल वो डॉक्यूमेंट होता है जो आप इन 3-4 साल में जिस पे रिसर्च करने वाले हो उसका पूरा एक ब्रीफ ओवरव्यू। ठीक है, तो वो फर्स्ट स्टेप होता है आपका बेसिकली। मेरी यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट स्टेप था, बाकी ये चीज़ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। कई यूनिवर्सिटीज़ में सिनॉप्सिस पहले ही फाइनल नहीं करते, पहले वो आपको कोर्स वर्क करवाते हैं। हाँ, आप अपना रिसर्च प्रपोजल लेके जाते हो, उनको दिखाते हो, बट अभी वो फाइनल नहीं करते, पहले कोर्स वर्क करवाते हैं। 6 महीने का ये कोर्स वर्क चलता है और 6 महीने के बाद आपका जो है वो रिसर्च प्रपोजल एक फाइनल होता है, एक सिनॉप्सिस की फॉर्म लेता है। ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ रहती है। तो अब वो जो आपका कोर्स वर्क होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ में वो 4 महीने का होता है, 6 महीने को होता है, बट मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में कोर्स वर्क 1.5 साल का लगाया, 1.5 से 2 साल का कोर्स वर्क जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया। ठीक है, सो आप खुद सोच के देखिए कि 1.5 साल में क्या क्या चीज़ें रिसर्च के बारे में मैंने वहाँ से सीख ली होंगी। तो मतलब आप ये चीज़ ज़रूर देख के चलिएगा कि कई यूनिवर्सिटीज़ कोर्स वर्क में भी ना, जिसको हम पंजाबी में बोल देते हैं फाया वढ़ना, है ना, मतलब फॉर्मेलिटी करनी, उस तरह का कोर्स वर्क वो ना करवाएं, एक डेडिकेटेड कोर्स वर्क करवाएं। ऐसा ना हो कि कोर्स वर्क का जिस दिन एग्जाम है, एग्जाम से पहले आपको नोट्स दे दिए, चलो जी अगले दिन एग्जाम करने आ जाना। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ये करती हैं, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। ऐसा हो जाएगा तो क्या ही रिसर्च सीख पाओगे भाई आप, ऑलरेडी पहले ही आपको पता नहीं है चीज़ें, फ्रेशर एनरोल कर रहे हो, है ना, बेसिक रिसर्च के बारे में नहीं जानते होते कई बच्चे। और जब आप ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं पीएचडी के लिए, जहाँ पे आपको एग्जाम से एक दिन पहले बस नोट्स पकड़ा दिए जाएंगे पीएचडी कोर्स वर्क के एग्जाम के लिए, तो वो एक बहुत ही बिल्कुल बेकार चीज़ है। क्या थीसिस में लिख कर आओगे आप, है ना। तो कोर्स वर्क अच्छे से लगाना बहुत ज़रूरी है। कोर्स वर्क को आपकी यूनिवर्सिटी भी फॉर्मेलिटी ना ले और आप भी उसको फॉर्मेलिटी ना ले, उसको डेडिकेटेडली पढ़िएगा कोर्स वर्क को। जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं उसमें वो इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपकी थीसिस राइटिंग में वो चीज़ें काम आनी है। जितना डेडिकेटेडली आप कोर्स वर्क लगाएंगे, आपका थीसिस उतना ही इम्प्रूव्ड बनेगा और आपके रिसर्च पेपर्स भी अच्छे लेवल के निकल कर आएंगे। ठीक है, तो कोर्स वर्क अच्छे से लगाइए और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते वक्त इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि उसमें कोर्स वर्क पर काफ़ी जोर देते हो। ठीक है, बिकॉज ये इसको मैं एक उसको मतलब बोलते हैं ना अपना फाउंडेशन, है ना, नींव, मतलब एक पूरी पीएचडी की आपकी वो नींव होती है, क्योंकि उसमें आप जो चीज़ें सीख जाते हो बेसिकली वही आप अपने थीसिस में और रिसर्च पेपर्स में बात को आपको यूज़ करनी है ना। तो वो चीज़ आपका फॉर्मेलिटी वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अब जो आप कोर्स वर्क लगाते हो इसके दौरान आप काफ़ी चीज़ें सीख जाते हो रिसर्च के बारे में। फिर आपका गाइड जो है, आपका एडवाइज़र जो है, उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बहुत डांट भी सुननी पड़ती है अभी एडवाइज़र की। मैं एक चीज़ की आपको गारंटी देती हूँ, आपका एडवाइज़र जितना मर्जी अच्छा हो ना, जितना मर्जी लीनियंट हो, आपको 5 सालों में कभी ना कभी उसकी बहुत डांट तो सुननी ही पड़ेगी। ऐसा लगेगा कि भाई इतना क्यों डांटता है मुझे, है ना। तो मतलब जितना मर्जी अच्छा हो, डांट सुननी पड़ती है एडवाइज़र की। ठीक है, तो अब जैसे स्टूडेंट्स को मेरी भी तो डांट सुननी पड़ती है ना। जितना मर्जी बेस्ट स्टूडेंट हो क्लास में, उसको भी डांट ही दिया जाता है कभी ना कभी कभार। तो इसलिए वो डांटेगा आपको, उसका मतलब आपको ये नहीं लेना कि क्यों मुझे ऐसा बोल रहा है, क्यों डांट रहा है। वो हर पीएचडी स्टूडेंट का एडवाइज़र उसको डांटता ही है भाई। ठीक है, तो वो आपको अपने पर नहीं लेना स्पेशली, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना। सो
अब जब आपका कोर्स वर्क पूरा हो जाता है तो बात आती है आपके थीसिस की। बेसिकली क्या होता है, जो आपने सिनॉप्सिस अपना बनाया है उसके कुछ 3 से 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपको वही ऑब्जेक्टिव्स पर काम करना होता है। फिर आप फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पर काम करना शुरू करेंगे। जो आप फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में काम कर रहे हो उस पर जो भी आपका सेकेंडरी डाटा है या प्राइमरी डाटा है उसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट करोगे, या लिटरेचर रिव्यू दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थीसिस, फॉर योर रिसर्च, फॉर योर पीएचडी, है ना। लिटरेचर रिव्यू मैं तो कहूँगी अपनी पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले ही जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू अच्छा करके जाइएगा। इस पर मेरी अलग से भी एक वीडियो है लिटरेचर रिव्यू पर, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, अपने पहले ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करोगे, उस पर डाटा कलेक्ट करोगे, फिर उसका एनालिसिस करोगे, उस पर चैप्टर लिखोगे, फिर अपने एडवाइजर से चेक करवाओगे, फिर इस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पर आप काम करोगे, ठीक है। और इस तरह से आपका एक थीसिस लिखा जाता है। उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा उस पर लिखा गया है, अच्छा काम हुआ है उस पर, उसका पेपर पब्लिश करवा सकते हैं। या अगर आपको पीएचडी के टेन्योर में लग रहा है कि आपके थीसिस टॉपिक से अलावा हट के कोई कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करिए और उसमें अपना जो भी पेपर वगैरह प्रेजेंट कर सकते हैं। अपने थीसिस टॉपिक से हट के दूसरे टॉपिक्स पर भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपकी एपीआई स्कोर में काउंट होती है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे आपके लिंक्स जनरेट होते हैं, और लिंक्स बहुत बड़ी बात होती है। आप पंजाब में रह रहे हो, आप किसी तमिलनाडु की कॉन्फ्रेंस पर जा रहे हो, वहाँ पे आपके लिंक्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से उससे लिंक्स भी आपके अच्छे क्रिएट होते हैं। तो वो चीज़ ज़रूरी है पीएचडी में, अगर आप एक एकेडमिशियन बनना चाहते हो तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब बेसिकली ना इसी चीज़ को थोड़े फ्रेशर स्टूडेंट को टारगेट करके मैंने भी अपनी एप्लीकेशन पर एक कोर्स निकाला हुआ है, हाउ टू राइट सिनॉप्सिस। जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, जिसको नहीं पता कि सिनॉप्सिस क्या है, रिसर्च प्रपोजल क्या है, मुझे कैसे बनाना है, कैसे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, कैसे रिसर्च टॉपिक अपना डिसाइड करना है, फिर पेपर्स में कैसे अपने लिटरेचर रिव्यू वगैरह कैसे लिखना है, इस पर एक बेसिक लेवल का कोर्स मैंने अपनी एप्लीकेशन पे लॉन्च किया हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं, जिसको पीएचडी कोर्सेज वाले फोल्डर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प करेगा। और इसमें मैंने डाटा एनालिसिस बेसिक, जैसे एक्सेल पर डाटा एनालिसिस आपको सिखाया है ना। मतलब जो भी एक फ्रेशर्स के लिए चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो सभी आपकी इसमें पूरी हो रही है। तो मतलब गाइड की डांट कम सुननी पड़ेगी आपको, अगर आप ये कोर्स लगा के जाएंगे पहले, ठीक है। सो अब चलो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, बर्डन है ये। अब इसके फ़ायदे क्या है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, एक फ़ायदा तो सबको पता है कि पीएचडी के बाद आप डॉक्टर आपके नाम के आगे लग जाता है सारी उम्र। मतलब पीएचडी 3 से 5 साल की होती है, बट सारी उम्र आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है ना। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है ये। और दूसरा चीज़ ये, एकेडमिक पोजीशंस के लिए आपके द्वार खुल जाते हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपने पीएचडी कर ली तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे भाई इतना अच्छा स्कॉलर है ये, इतना इसने पीएचडी करी है, चलो हमारे यहाँ आके जॉब करो। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पीएचडी करने के बाद आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, बट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यूज में जाना पड़ेगा, एक कंपटीशन में पढ़ना होगा, अपना एपीआई स्कोर मजबूत बनाना होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए आ जाएंगे आपके आगे, मतलब कोई भी आपको हायर करने आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू गो, यू हैव टू, मतलब एक कंपटीशन में पढ़ना पड़ेगा, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, कंपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, मतलब हाईली एकेडमिक पोजीशंस के लिए आपके रास्ते खुल जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे अब कहीं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे होते हैं ना, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इसमें भी आप जॉब वगैरह कुछ करना चाहो कभी फ्यूचर में, तो उसके लिए भी इकोनॉमिक्स में जैसे आपको किसी डिपार्टमेंट में जाना है तो पीएचडी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो उसके लिए आपके काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं। आपके पीएचडी एक, आप ऐसा मान के चलो कि पीएचडी के बाद आपके पास सिर्फ वही अपॉर्चुनिटी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। आपके लिए दुनिया बड़ी है सारी। देयर आर नंबर ऑफ फील्ड जिसमें इकोनॉमिक्स में पीएचडी वाले मांगे जाते हैं, डिमांड किए जाते हैं, एकेडमिशियंस की डिमांड रहती है। और अगर आपका अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी है तो ये एक प्लस पॉइंट बनता है ना, बहुत प्लस पॉइंट बनता है ये अच्छी यूनिवर्सिटी से आपका पीएचडी होना। नाम लगता है कि भाई इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी है, तो उससे पता चलता है कि इस बच्चे का लेवल कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। मैं आपको इससे एक उदाहरण बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक इंटरव्यू चल रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स का, बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैंने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ज्वाइन की थी उस टाइम की। तो वो इंटरव्यू चल रहे थे, उसमें एक कैंडिडेट, मतलब 2 कैंडिडेट थे, वो सेम क्वालिफिकेशन थी, सब कुछ उनका सेम था, इंटरव्यू भी दोनों को अच्छा गया था। और उनसे जब उनका वो देखा गया, यूनिवर्सिटी देखी गई कि किस यूनिवर्सिटी से उनकी स्टडी है। एक बच्चे की स्टडी जो थी वो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से थी, दूसरे की स्टडी एक बहुत नामी यूनिवर्सिटी थी, बट वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से थी। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई हम तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस समझ लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है,
ठीक है, तो यहाँ से समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, अगली चीज, अब पीएचडी जो है ना, इसमें इसका एक तो ड्रॉबैक ये है भाई कि आपके जो उम्र रहती है शादी की, है ना, या एक यूथ, वो टाइम पैसे कमाने की उम्र, है ना, वो टाइम आपका पीएचडी में जाता है, ओब्वियसली जाता है। उस 4-5 सालों में बहुत कुछ और कर सकते होते हैं आप, बट आपका टाइम सारा उसमें डिवोट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, ये भी एक इसका ड्रॉबैक रहता है। बट मैं तो यही बोलूँगी भाई, सिर्फ वो 4-5 साल का स्ट्रगल और आपके आगे पूरी जिंदगी के लिए देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर ऑफ रास्ते आपके लिए खुले पड़े हैं, है ना, तो वो चीज़ है। अब द लास्ट डिसीजन आपका है कि आपको करना है या नहीं करना पीएचडी इकोनॉमिक्स में। मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, क्या रहता है, कैसे रहता है। हाँ, मैंने ये चीज़ आपको ज़रूर बताई है कि जो बच्चा फ्रेशर है उसके लिए थोड़ी हार्डशिप्स आ सकती हैं, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते पीएचडी। हार्ड उनके लिए, जैसे मैंने बताया, थोड़ा एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज बच्चा है, या रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है ना, उस बच्चे के लिए थोड़ी हार्डशिप्स क्रिएट हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है। यू कैन डू, आप कर सकते हैं, बस वही चीज़ है कि हौसला नहीं छोड़ना। एट द एंड पीएचडी हो ही जाएगी, है ना, कुछ भी हो, जैसे भी हो, बस एक वो रास्ता है, वो कवर करना है आपको, वो साल लग गुजारने हैं किसी तरह से, वो रास्ता कवर करना है। एट द एंड ऐसा नहीं होता कि पीएचडी किसी के बीच में छूट जाएगी कुछ, मतलब पीएचडी हो ही जाएगी आपकी, बस वो डिफिकल्टीज का, हार्डशिप्स का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन फेसेस को आपको टैकल करना पड़ेगा जिस टाइम आपका एडवाइजर से आपको डांट पड़ रही है, या कोई काम वो आपका रिजेक्ट कर रहा है 1 महीना मेहनत करने के बावजूद भी, उस टाइम पर हौसला नहीं हारना, डीमोटिवेट नहीं होना, है ना, बस उन टाइम्स को आपको टैकल करना होगा। ठीक है, पीएचडी हो जाएगी आपकी। फाइन, सो यही जानकारी मुझे आज की इस वीडियो में आपको देनी थी। बाकी और भी आपके मन में कुछ ऐसे डाउट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट्स और ज़रूर पढ़ के उनको क्लियर करने के लिए कोई वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी बच्चों, कि अगर आप पीएचडी करो इकोनॉमिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हो ना, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि प्लीज़ आप अपना जेआरएफ क्लियर करके करिए, बिकॉज जेआरएफ क्लियर करने के बाद जो आप पीएचडी करते हैं ना, उसमें फाइनेंशियल बर्डन आपके दिमाग पे रहता ही नहीं है, बिकॉज अभी फेलोशिप तो काफ़ी बढ़िया अमाउंट मिलता है आपको फेलोशिप का, जेआरएफ फेलोशिप का देयर इज़ वेरी हैंडसम अमाउंट, और काफ़ी सारी जॉब्स में मतलब इतना अच्छा अमाउंट नहीं मिलता। तो आप पीएचडी जेआरएफ क्लियर करने के बाद करेंगे ना, तो आपके दिमाग पे वो एक एक्स्ट्रा टेंशन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पैसों की वो नहीं रहेगी। ठीक है, आप खुद के खर्चे भी अपने आप उठा सकते हैं, यू कैन आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू योर फैमिली उसमें से। तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन मन में मत रखना कि जो आपको फेलोशिप का पैसा मिलता है सारा पीएचडी पर ही लग जाएगा, नहीं, उससे आप अपने लाइवलीहुड एक्सपेंसेस निकालिए भाई और अपनी फैमिली को कॉन्ट्रीब्यूट करिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ है कि अब जेआरएफ पहले क्लियर करके पीएचडी करोगे तो दैट इज़ अ वेरी गुड, वो अच्छी चीज़ है एक। तो उसके लिए हमारे पास कोर्सेज हैं, और पिछले 5 सालों में देयर आर नंबर ऑफ लर्नर्स जो मुझसे अपना नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में क्लियर करके इंडिया के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर लगे हैं, एंड दे आर डूइंग पीएचडी इन लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो आप भी हमारे कोर्सेज में, इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज स्पेशलाइज्ड यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एंड पेपर 1 ये इसमें रहते हैं। सो बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। थैंक यू।